हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑन वेक्टर कैलकुलस। तो पिछले लेक्चर में अभी तक हमने देखा क्या। अभी तो डाइवर्जेंस पढ़ना है हमें। पीछे हमने स्टार्टिंग से मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलता हूँ। सबसे पहले हमने ग्रीन्स थ्योरम देखा था। तो ग्रीन्स थ्योरम के दो फॉर्म थे, ठीक है ना। एक तो सर्कुलेशन था या टेंजेंशियल फॉर्म यू कैन से, एंड अदर वन इज फ्लक्स और डाइवर्जेंस फॉर्म, और यू कैन से नॉर्मल फॉर्म। ये किसके लिए था? 2D प्लेन के लिए था। 2D, ठीक है ना, प्लेन के लिए, बेसिकली प्लेन के लिए। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेन हमने लिया था, रेक्टेंगुलर बोलो या स्क्वायर बोलो वाट एवर, बट रेक्टेंगुलर एक प्लेन लिया था जिसका एरिया डी एक्स डी वाई था। एंड फॉर दैट इसमें कोई वेक्टर फील्ड है, और उस वेक्टर फील्ड का दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एक तो अलोंग द लाइन और सेक्शंस ऑफ दिस लूप और रेक्टेंगल, ठीक, और एक परपेंडिकुलर टू दैट। और परपेंडिकुलर वाले के साथ जब इंटीग्रेट कर देंगे, एफ को जब इंटीग्रेट कर देंगे नॉर्मल कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है ना, एंड डी एस, तो दिस बिकम फ्लक्स। इसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। और फॉर यूनिट एरिया मतलब छोटे से एरिया डिवाइड बाई डी एक्स टी वाई, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आया था। लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में ऐसा लिखा करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म को थोड़ा देर इग्नोर कर देंगे, अभी इस पर फोकस नहीं करना हमें। लाइन इंटीग्रल लिखने के लिए लिखा जाता है वैसे, बट यहाँ फोकस करेंगे। इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ डिफरेंशिएट किया, वाई को वाई के साथ। किसका एक्स कंपोनेंट? ये फोर्स फील्ड का, 2 डायमेंशनल फोर्स फील्ड वाज देयर, राइट, एंड डी एक्स टी वाई। सिमिलरली सर्कुलेशन था, सर्कुलेशन के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट लेते थे, तो टी। इसको हम लोग ऐसे भी लिखा करते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया, दिस कुड बी रिटन एज डी आर टू, ठीक है ना। डी आर को ही हम लोग टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर इंटू डी एस लिखते हैं। ये सब चीज़ पता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v। v इज़ नथिंग बट डी आर ओवर डी टी, सॉरी, डी आर ओवर डी टी। तो ये सारी चीज़ें पता है हमें, ठीक है। तो ये 2D फॉर्म था, ग्रीन्स थ्योरम, और ये दूसरा वाला, ठीक है। इसके बाद हमने क्या सीखा? इसके बाद हमने सरफेस इंटीग्रल लेना सीखा। इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल में ये तो एक फंक्शन दे रखा है, इसके बारे में बात नहीं करना, सिर्फ इतना पॉइंट था। सरफेस इंटीग्रल में कोई भी सरफेस दे रखा हो, कोई भी सरफेस, ठीक है, तो अगर उसको हमने पैरामीटाइज कर रखा है, तो पैरामीटाइज इक्वेशन तो दो पैरामीटर्स होंगे, u और v। तो पहले तो पैरामीटाइज इक्वेशन जो है उसको हमने u के साथ डिफ्रेंशिएट करा, फिर उसको v के साथ डिफ्रेंशिएट करा आफ्टर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट du dv के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो पैरामीटराइज्ड फॉर्म हो तो सिर्फ इसको लेकर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट विल गिव्स अस सरफेस एरिया, राइट। अगर इम्प्लिसिट फॉर्म में सरफेस मेंशन हो, तो इम्प्लिसिट फॉर्म में सरफेस मेंशन हो, तो सिंपली वी टेक ग्रेडियंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट। अब फंक्शन किस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे ऐसे भी फंक्शन लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। या फिर फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो जो भी सरफेस बन रहा है ना, उसका प्रोजेक्शन कौन सा पहले, तो प्रोजेक्शन अगर ये लिखा हुआ है, मतलब जेड एक्सिस की और सरफेस इवेलुएट हो रहा है ऐसे, ठीक है ना, और सरफेस का कुछ एक्सपेंशन भी है, तो मतलब सरफेस इस तरीके का कुछ होगा, जेड की और सरफेस एक्सपेंड कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन जो होगा एक्स वाई प्लेन में आएगा। तो ऑलवेज प्रोजेक्शन प्लेन जो होता है वो डी ए होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लेते हैं डी ए। अगर वो इसमें है तो इसको हम लोग लिखते हैं डी एक्स टी वाई, ठीक है। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में हम लोग डी एक्स टी वाई लेते हैं। अगर फंक्शन ऐसा होता कुछ तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एक्स प्लेन हो जाता। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। तो इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन है, इम्प्लिसिट फॉर्म मतलब फंक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और जीरो। अगर फंक्शन इज मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली, ठीक है, तो इम्प्लिसिट फॉर्म है जैसे ये जो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज नॉट इम्प्लिसिट फॉर्म। इसको अगर इसको हम लोग समथिंग के इक्वल कर देते, जीरो के इक्वल कर देते या किसी कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं, तब वो इम्प्लिसिट फॉर्म कहलाएगा। तो एक्स वाई का फंक्शन हो, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, ठीक है ना, वो अगर किसी कांस्टेंट के बराबर हो या जीरो के बराबर हो, तो जीरो इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेड रहेगा फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग इस साइड लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी देयर इज इक्वल टू जीरो। एंड इसको हम लोग एक नया फंक्शन कंसिडर कर लेंगे जी एक्स, एंड देन एफ के जगह हम लोग जी यहाँ पे ले लेंगे, ये जी नहीं, यहाँ पे एफ के जगह हम लोग जी कंसिडर कर लेंगे। तो उसको हम लोग इम्प्लिसिटली मेंशन कर लेंगे। तो काफ़ी सिंपल तरीका है इम्प्लिसिटली मेंशन करने का। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। तो पहले तो सिंपल बात थी सरफेस इंटीग्रल की, ठीक है ना। तो सरफेस इंटीग्रल के लिए हमें फंक्शन का ग्रेडियंट चाहिए, जैसे मेंशनड हो, पैरामीटाइज करा तो इस तरीके से, एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली मेंशनड है तो इस तरीके से। ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। वो ग्रेडियंट लेने के बाद और डिवाइड करने के बाद ये सेम चीज़ आ जाता है। ये जो पी है ना, पी है नॉर्मल, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसके नॉर्मल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ
प्रोजेक्शन कैसे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लेते हैं हम लोग, जो भी सरफेस है उसको प्रोजेक्ट करेंगे किसी भी एक सरफेस पे, एक्स वाई प्लेन, किसी भी एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में और एक्स जेड प्लेन में। यूजुअली हम लोग एक्स वाई प्लेन में उसको प्रोजेक्ट किया करते हैं। तो पी के परपेंडिकुलर यानी कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा दैट वेक्टर विल बी के, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो के होगा। तो सिर्फ सरफेस एरिया की बात थी। अब उस सरफेस पे कोई फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है ना, वो सरफेस है और उस सरफेस पे कोई फंक्शन डिफाइंड हो, कोई भी स्केलर फंक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक जी फंक्शन ले रखा है, जी एक्स वाई जेड। सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग ये वाला टर्म ले लेंगे, ये जो एलिमेंट यहाँ पे दे रखा है, इसका डबल इंटीग्रेशन ले लेंगे ओवर द सरफेस, तो सरफेस एरिया आएगा। और उसमें एक फंक्शन को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फंक्शन अलग अलग पॉइंट्स पे इनके साथ मल्टीप्लाइड है, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का वैल्यू निकलेगा। ये फंक्शन मास भी हो सकता है, हीट कंटेंट हो सकता है, कोई भी स्केलर फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग बेसिकली सेंटर ऑफ मास, टोटल मास, मोमेंट ऑफ इनर्जी, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने में करते हैं, किसी सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्जी और ऐसे कुछ चीज़ें, ठीक है। तो सरफेस एरिया वर थिक था, उसमें एक स्केलर फंक्शन हमने मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोसेस सेम, कुछ नहीं करना था, सरफेस एरिया तक का ठीक था, वो समझ में आ रहा था। उसमें एक स्केलर फंक्शन हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन इंटीग्रेट फॉर द इंटायर सरफेस, ठीक, ये चीज़ था। इसके बाद सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड एक नया चीज़ हमने पढ़ा, फ्लक्स। तो फ्लक्स का एकदम यूजुअल डेफिनेशन, बेसिक एकदम फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होता है फ्लक्स के लिए, वी टेक अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड देन टेक इट सरफेस इंटीग्रल। फ्लक्स का मतलब फ्लक्स किसी वेक्टर फील्ड का होगा, तो नॉट फोर्स, दैट कुड बी एनी वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिया एंड दैट वेक्टर लिया एंड सरफेस इंटीग्रल उसका ले लिया, ठीक है ना, दैट्स ऑल। तो ये ऐसे हम लोग फ्लक्स निकाला करते हैं किसी भी सरफेस के लिए, ठीक है। क्लोज सरफेस के बारे में हम डिस्कस नहीं करा। अगर सरफेस कोई ऐसा इस टाइप का सरफेस हो, हेमी स्फीयर हो, किसी भी टाइप का सरफेस हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर क्लोज सरफेस हो तो क्या करेंगे, तो क्लोज सरफेस हो तो 2 बार हम फ्लक्स निकालेंगे, पहले ऊपर वाले के लिए और फिर नीचे वाले के लिए, एंड देन वी ऐड, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन नाउ कम्स स्टोक्स थ्योरम, ये भी हमने पीछे देखा। तो स्टोक्स थ्योरम क्या था, जो सर्कुलेशन हमने पढ़ा था ग्रीन्स थ्योरम में, 2D प्लेन में जो सर्कुलेशन हम लोग निकालते थे, ठीक है, उसी का जनरलाइजेशन था इन 3D फॉर्म। ये 2D फॉर्म में था, उसका जनरलाइजेशन इन 3D फॉर्म, दैट इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम, ठीक ना, इसको हम लोग स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं। और वो आया था क्या, कर्ल ऑफ एफ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ, दिस इज नथिंग बट सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ। लास्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ का डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली फ्लक्स से रिलेटेड होता है, ये भी फ्लक्स ही था बट इस चीज़ का इसी का एक्सपेंशन है, बट सिर्फ इसका नहीं बोल सकते, वो इस वाले फ्लक्स का एक्सपेंशन है, फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, ठीक ना। तो फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, सरफेस से फ्लक्स निकालने का एक सिंपल सा तरीका हमने जाना यहाँ, ठीक है। इसमें एन निकालना होता है हमें, सरफेस इंटीग्रल लेना होता है उस फोर्स फील्ड का या फिर जो भी वेक्टर फील्ड है उसका, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम में भी फ्लक्स लिया था, तो ग्रीन्स थ्योरम में फ्लक्स लिया था हमने, कोई लूप था उससे, ठीक ना, रेक्टेंगुलर लूप था उससे, उसी का और एक्सपेंशन हमने देखा था आगे। तो यहाँ पे फ्लक्स निकाला था हमने किसी सरफेस से, कोई वेक्टर फील्ड है, 3 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस, देन वी फाइंड फ्लक्स थ्रू दैट पर्टिकुलर सरफेस। तो फ्लक्स का एकदम बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस टेकिंग इट सरफेस इंटीग्रल गिव्स अस टोटल फ्लक्स, ठीक है। इसी फ्लक्स को निकालने का एक दूसरा तरीका है, ये सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल, इसी फॉर्मूले को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है ना। एंड ये वॉल्यूम इंटीग्रल वाला कंसेप्ट सिर्फ होगा किसके लिए, फॉर क्लोज सरफेस। अगर क्लोज सरफेस दे रखा है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूला जो है सिंपल होता है इन कंपैरिजन विद दिस सरफेस इंटीग्रल वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर क्लोज सरफेस है तो इसका हम लोग डायरेक्ट यूज़ करके और फ्लक्स निकाल लेंगे। अगर 2 आर्बिट्री डिफरेंट सरफेसेस हों और ओपन सरफेसेस हों सिंपली से, देन हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जो उसका फंडामेंटल डेफिनेशन है, यूजुअल डेफिनेशन है उसका, ठीक है ना। वेक्टर फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस टेकिंग इट्स सरफेस इंटीग्रल। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पहले तो है क्या ये, दिस इज बेसिकली डाइवर्जेंस, ठीक है। और डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल लिया हमने। डाइवर्जेंस यहाँ पे एफ जो है, ठीक है, ठीक, एंड इसका हमने क्या करा, डाइवर्जेंस लिया। तो डेल ऑपरेटर लगाएंगे हम किसी वेक्टर के साथ, तो ग्रेडियंट डॉट एनी वेक्टर फील्ड, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस,
ग्रेडियंट क्रॉस एनी वेक्टर फील्ड, दिस इज कॉल्ड कर्ल, ठीक है। एंड ग्रेडियंट ऑन एनी स्केलर फंक्शन, नॉट वेक्टर फील्ड, स्केलर फंक्शन, तो ये डेल ऑपरेटर है बेसिकली, नॉट ग्रेडियंट। तो इस वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ। एफ इज स्केलर फंक्शन। अगर एफ वेक्टर है अगर, तो वेक्टर के साथ तो दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, और दिस डेल ऑपरेटर इज वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर ऑपरेटर। ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं कि ये ऑपरेट करता है किसी भी चीज़ पे, कोई भी फंक्शन उसको डिफ्रेंशिएट करता है बेसिकली, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है, ठीक है ना। बट वेक्टर ऑपरेटर है, वेक्टर इसका डायरेक्शन होता है, इसलिए स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं उसको। तो किसी वेक्टर पे इसको ऑपरेट करना है तो डॉट प्रोडक्ट, बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, तो उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज डाइवर्जेंस। क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल, तो ये नाम से कुछ खास लेना देना नहीं है, नाम तो नाम है बस, ठीक है। उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग देख रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये पहले तो है क्या, तो समझ में आ गया डाइवर्जेंस से। तो एक फोर्स है, एफ ले रखा है, और उस पर ग्रेडियंट को हमने उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो ग्रेडियंट इटसेल्फ क्या होता है, डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। और इसको अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं किस पे, एफ पे, इफ वी ऑपरेट दिस वेक्टर ऑपरेटर ऑन एफ जे एंड पी के, तो डॉट प्रोडक्ट होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे अगर, तो m यहाँ पे आएगा x के साथ, मतलब ये वाला टर्म जो है m पे ऑपरेट करेगा, ये वाला टर्म n पे ऑपरेट करेगा, एंड दिस टर्म इज ऑपरेटिंग ऑन p, दैट इज z कंपोनेंट ऑफ f वेक्टर फील्ड, ठीक। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिखेंगे, dx m हो जाएगा यहाँ, dy n dz p, इस तरीके से। अच्छा, ग्रीन्स थ्योरम अगर याद है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रीन्स थ्योरम, तो इसमें हमने एक प्लेन में बात करी थी। प्लेन कौन सा था, एक्स वाई प्लेन था, और एलिमेंट जो था डी एक्स डी वाई था। ये वाला जो टर्म दिखाई पड़ रहा है, और वहाँ पे फोर्स था जो था ना, या फिर वेक्टर फील्ड जो था, वो 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड था, मतलब उसमें सिर्फ एम और एन थे, 2 कॉम्पोनेंट्स थे। तो 2 कॉम्पोनेंट्स से तो ये सेम चीज़ दिखाई पड़ रहा है यहाँ, अगर देखो तो दिस इज ऑल्सो क्या है, ये ग्रेडियंट ही है। बट अगर फोर्स में यानी कि एफ में ही, ठीक है, इस वेक्टर फील्ड में ही 2 कंपोनेंट्स हों, सिर्फ m और n होते हैं, तो इसके साथ इसको उस पर ऑपरेट करने पे तो p वाला टर्म तो ऐसे भी डिसअपियर हो जाता, तो यही वाला टर्म बचता। तो इसको भी हम लोग वही बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंस ऑफ f, ठीक है ना। ये भी क्या है, डाइवर्जेंस है, बट 2D प्लेन में, ठीक है। तो 2D प्लेन में क्या करता था, कर्व से फ्लक्स बताता था, फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड कर्व, ठीक। और ये हमने सरफेस से, ये जो है ये किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल है, और वहाँ पे सिर्फ सरफेस इंटीग्रल था, ठीक है। तो आगे बढ़ते, ये आया कहाँ से फॉर्मूला है क्या, तो समझ में आ गया आया कहाँ से, उस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस है, ऊपर जेड वाई एक्स, यहाँ बीच में सर्कल लिया बिकॉज इसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो अब कोई जरूर नहीं एक्स वाई प्लेन पे ही प्रोजेक्ट करो, किसी भी प्लेन पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। हियर वी हैव 2 सर्फेसेस, नीचे वाला है, ये ऊपर वाले को मैं ले लेता हूँ f2 xy, एंड नीचे वाले को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, अगर उसको 2 पार्ट में स्लाइस ले रहे हो बीच से, तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लिया मैंने। क्यों करना ज़रूरी है वो भी बताता हूँ मैं, पहले तो ये समझ में आ रहा है। जैसे किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लो, अगर प्लेन में कोई पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे x0 y0 लेट से, तो इस x0 y0 के करस्पॉन्डिंग इस सरफेस पे 2 पॉइंट्स आएंगे। इफ सरफेस इज अ क्लोज सरफेस, देन वी विल हैव, और वी गॉट 2 पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस करस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट इन इट्स प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। तो 2 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आएंगे, इसलिए अब 2 पॉइंट्स आएंगे, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट से हम लोग दोनों को मेंशन करना है, तो इसलिए हमने 2 फंक्शन ले लिया। ये वाला जो पॉइंट है पहला वाला, इसको मैं P1 बोल देता हूँ, और इसको मैं P2 बोल देता हूँ। तो P2 एसोसिएटेड है किस पे, F2 पे, ऑन P1 इज एसोसिएटेड ऑन F1, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह पे एसोसिएटेड है। क्योंकि हम लोग वेक्टर में डील कर रहे हैं, तो आगे हमने नॉर्मल वेक्टर्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कोई पॉइंट है किस प्लेन में, प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में कोई पॉइंट है x0 y0, तो x0 y0 के करस्पॉन्डिंग 2 नॉर्मल वेक्टर्स विल बी देयर, 2 नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स विल बी देयर, 2 नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स होंगे सरफेस पे, ठीक है ना। तो दोनों को अलग अलग सेपरेट करने के लिए वी हैव टेकन 2 डिफरेंट फंक्शंस,
ठीक है ना, बीच से स्लाइस कर दिया उसको सरफेस को। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको हम लोग इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में ही लें, वी कैन टेक इट्स प्रोजेक्शन ऑल्सो इन अदर टू प्लेन्स। लाइक अगर इसको मैं वर्टिकली दो डिफरेंट फंक्शन कंसिडर कर लूँ, ऐसा बीच से इसे वर्टिकल स्लाइस ले लिया, इसका प्रोजेक्शन आएगा किस प्लेन में, इस प्लेन में आएगा, इधर इधर। तो यहाँ पे अब ये थोड़ा बाहर आएगा तो इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, इस वाले प्लेन में जेड एक्स प्लेन में प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन इन जेड एक्स प्लेन। समझ में आ रहा है, इसका प्रोजेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स वाई के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे एक्स और जेड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमने कोई दो पॉइंट्स ले लिए एक्स नॉट जेड नॉट, तो उस एक्स नॉट जेड नॉट के करस्पॉन्डिंग इस सरफेस पे दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक ये वाला पॉइंट होगा और एक ये वाला पॉइंट होगा, और दोनों पे दो नॉर्मल वेक्टर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन अगर कंसिडर करेंगे तो इसको मैं मान लेता हूँ g1, और ये किस पे जा रहा है, जेड एक्स, और इसको मैं कंसिडर कर लूँगा g2 जेड और x, या एक्स जेड यू कैन से, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग ऐसे करते आ रहे हैं शुरू से, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्ट करना ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल होता है, तो और ज़्यादा अच्छा होता है उसको विजुलाइज करना। तो इसको हम लोग पहले डील करते हैं, और इससे जो भी रिजल्ट आएगा बाई सिमेट्री समझ लेंगे, इस पर भी वैसे रिजल्ट आने वाला, और इसको अगर पीछे वाले प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं, मीन्स जेड एंड वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं, इसका प्रोजेक्शन आएगा, तो उस पर भी वैसे ही कुछ रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो पहले इसको फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। तो पहली बात तो ये जेड वाई एक्स तीनों एक्सिस से ले लिया हमने, ये कोई सरफेस है, ऊपर वाले सरफेस को हमने नाम दिया था F2 और नीचे वाला सरफेस है Fx1, ठीक है। हमने करना क्या है, इसको और थोड़ा सा लिटिल बिट एलोबरेट करेंगे इसको, जो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास था एंड डी सिग्मा, इसी को हम लोगों ने आगे एलोबरेट करना है। हमारे पास जो वेक्टर फील्ड है F दैट इज M N एंड P, M एंड P, ये वेक्टर फील्ड है। ये जो N है इस सरफेस पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगा, M पूरे सरफेस पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगा। इसका प्रोजेक्शन आएगा किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। पहले मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूँ, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देयर विल बी टू पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पे दो पॉइंट्स होंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में। अगर हमने कोई पॉइंट लिया तो क्वेश्चन बनाने के लिए दैट फॉर्मूला इज सफिशिएंट, समझने के लिए ये समझना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। दो पॉइंट्स आएंगे, दो फंक्शंस हमने एसोसिएट करें इस सरफेस के को स्लाइस करके, एक नीचे वाले पे एक ऊपर वाले पे। डी सिग्मा क्या होता है, सरफेस एलिमेंट होता है। लेट्स टेक अ सरफेस एलिमेंट, यहाँ पे ये डी सिग्मा हो गया, नीचे भी एक डी सिग्मा आएगा किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द प्रोजेक्शन प्लेन वी विल हैव टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस, और दोनों के करस्पॉन्डिंग दो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स भी आएंगे, मतलब दो नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स भी आएंगे उस पर। तो ऊपर वाले को मैंने 2 कंसिडर करा था, 2 कंसिडर कर लेते हैं, इसको n कंसिडर कर सकते, इसको n कंसिडर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और सिंपली यू कैन टेक n। तो ये पहली बात, इसके 3 कंपोनेंट्स, किसी भी पॉइंट पे जो n है n के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है ना, n के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं, डी सिग्मा, अगर हमने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नीचे एक्स वाई ले रखा है तो डी सिग्मा इटसेल्फ एक्स वाई बन जाएगा, बट वैसे अगर नहीं समझना है इसको, ठीक है। अगर इसको मैं पहले आगे लिखता हूँ, इसको हम लोग इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो n के 3 कंपोनेंट्स होंगे। अगर n को हम लोग रिप्रेजेंट करें तो nx i ny j nz k, ठीक है ना, इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे किसी भी पॉइंट पे जो n लिया हमने। और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो m मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, n मल्टीप्लाई होगा ny के साथ, और ये इसके साथ ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे लिख के अगर, तो ये आ जाएगा m nx डी सिग्मा प्लस n ny डी सिग्मा प्लस p nz डी सिग्मा। आई होप इतना समझ में आ रहा है। तीनों पे डबल इंटीग्रल होगा, यहाँ पे 3 सेक्शंस आ रहे हैं, प्लस प्लस है तो तीनों पे डबल इंटीग्रल होगा, ठीक है, तीनों पे डबल इंटीग्रल होगा। हम लोग इस लास्ट वाले को लेते हैं, इस लास्ट वाले को हम लोग लेते हैं p nz डी सिग्मा, ठीक है। अब ये nz डी सिग्मा जो दिखाई पड़ रहा है, डी सिग्मा ये छोटा वाला सेक्शन था,
और एन जेड से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये जो एन जेड है, ये जो एन था, इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, एन के 3 कंपोनेंट्स होंगे। एक तो एक्स एक्सिस की ओर कंपोनेंट होगा, एक इसका जेड एक्सिस की ओर कंपोनेंट होगा, वाई की ओर होगा, एक्स की ओर होगा और जेड की ओर होगा, इनके 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो एन जेड ये वाला है, और एन जेड और डी सिग्मा हम लोग कर रहे हैं, तो डी सिग्मा का जेड कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं। इसका ये मतलब हो गया कि ऐसा कोई सरफेस है टेढ़ा, और इस पे ऊपर की तरफ एक वेक्टर है, और डी सिग्मा इटसेल्फ ये है, और इसका हम लोग कंपोनेंट लेंगे अगर जेड एक्सिस की ओर, तो ये बेसिकली क्या देगा, इसका प्रोजेक्शन देगा हमें एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ही परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, जेड होता है। ठीक है, वीडियो को रिपीट करके देखिए अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन में वो जेड, तो डी सिग्मा एन जेड ऊपर का यूनिट ऊपर का वेक्टर हो गया, तो उसके साथ इसका प्रोडक्ट दिस इज नथिंग बट डी एक्स डी वाई। अरे ये बात समझ में, डी सिग्मा ये छोटा सा सेक्शन था और उसको एन जेड के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करा गया, तो डी सिग्मा एन जेड वो प्रोजेक्शन हो जाएगा उस छोटे से सेक्शन का एक्स वाई प्लेन में, तो इसको हम लोग डी एक्स डी वाई बोलेंगे सिंपली। और डी सिग्मा किससे रिलेटेड था, अगर उसको हम लोग पैरामीटाइज कर रहे हैं तो डी यू डी वी से रिलेटेड था, उसको हम लोग ने डी एक्स डी वाई में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। तो ऐसे ही सारे सेक्शंस में, और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन लिखा हुआ है, ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये इस पर्टिकुलर सर्फेस के लिए, बिकॉज वी आर प्रोजेक्टिंग दिस सर्फेस ऑन एक्स वाई प्लेन। अगर वैसे हम लोग बीच वाले के लिए बात करते हैं तो ये y था, तो ये पूरा का पूरा इसके लिए हो जाता है, इस वाले के लिए। मतलब इसका प्रोजेक्शन हम लोग लेते हैं किस पे, एक्स जेड प्लेन पे लेते हैं। एंड फर्स्ट वाला जो है x के साथ है, तो वो किस प्लेन में चला जाता, जेड वाई प्लेन में चला जाता। तो यहाँ पे तीनों सेक्शन से किक करके, तो किसी एक पे प्रोजेक्ट करके एंड हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव प्रोजेक्टेड दिस सरफेस ऑन एक्स वाई प्लेन, दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस लास्ट कॉम्पोनेंट, लास्ट टर्म। ठीक है, तो मैं पूरे को इरेज करता हूँ और सिर्फ इस टर्म को लिखता हूँ और इसको आगे हम लोग समझते हैं। सब इरेज करा मैंने। लास्ट में जो टर्म आया था हमारे पास, दैट इज पी डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये किसी एक पॉइंट के लिए था ऊपर वाले, बट हमारे पास सर्फेसेस कितने हैं, 2 सर्फेसेस हैं। ठीक है ना, और ये तो सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं हम लोग, तो ये सरफेस इंटीग्रल सिर्फ किसी एक के लिए ले रहे हैं। लेट से ऊपर वाले के लिए हम लोग सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं, तो ऊपर वाले को मैंने 2 माना था, नीचे वाले को क्या किया था, 1 किया था, तो इसको मैं 2 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले सरफेस पे भी ऐसे ही सेक्शन आएगा, मैंने बनाया था दोनों को एक साथ समझने के लिए। तो इसका सरफेस इंटीग्रल, उसका सरफेस इंटीग्रल, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, देन पूरे का आ जाएगा फ्लक्स। ठीक है ना, मतलब पूरे का सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा, एक तरह से बोल सकते हो, डी एक्स डी वाई ऐसा। तो हमें टोटल चाहिए, टोटल सरफेस इंटीग्रल चाहिए, तो टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब बी को ही दोनों पे अप्लाई करा हमने, डी एक्स डी वाई। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मतलब सेकंड वाला सरफेस S2 लिख सकते हो, पी डी एक्स डी वाई, और इसको जब S2 पे मैंने लिख दिया तो इसको P ना लिख के मैं यहाँ पे P2 लिखता हूँ। P क्या है, Z कंपोनेंट था F का Z वाला कंपोनेंट था। पहली बात सुनते हैं, यहाँ पे ये F का Z वाला कंपोनेंट था, इसका X कंपोनेंट भी होता है और Y कंपोनेंट भी होता है। ये M N और P इटसेल्फ क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं ना X Y Z के, ये तो पता है ना आपको। एक्स वाई जेड के एन भी फंक्शन होगा एक्स वाई जेड के का, और पी भी फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। मतलब ये तीनों अलग अलग पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज देंगे, मतलब एफ का वैल्यू डिफरेंट होगा अलग अलग एक्स वाई जेड पे, क्योंकि एम डिफरेंट है, अलग अलग एक्स वाई जेड पे एन भी डिफरेंट होगा और पी भी डिफरेंट होगा, दैट्स वाई एफ इज चेंजिंग। ठीक है ना, पूरे प्लेन में, पूरे स्पेस में चेंज कर रहा है। ठीक, तो अगर ऊपर वाले सरफेस पे बात कर रहे हैं तो पी का इंटायर वैल्यू किसी भी पॉइंट पे डिफरेंट होगा, दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट P2, एंड नीचे वाले सरफेस पे ये P1 होगा। तो अब ये ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा गया S1, और इसको लिख सकते हैं P1 dx dy। ये समझ में आ रहा है, क्लियर इतना। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है छोटा सा, नीचे वाले सरफेस पे हम लोग, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा हमारा नीचे वाला है, ये एक्स वाई प्लेन है। नीचे वाले सरफेस पे जो, इसको हम लोगों ने डी सिग्मा बोला था, इसको भी हमने डी सिग्मा बोला था। लास्ट में एक टर्म आ रहा था यहाँ पे, अगर याद हो आपको तो, एन जेड एंड डी सिग्मा। तो इसमें भी एन जेड डी सिग्मा आएगा, नीचे वाले में भी एन जेड डी सिग्मा आएगा। और थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान देंगे, नीचे वाले में एन जो है वो नीचे की ओर है और ऊपर वाले में एन जो था ऊपर की ओर है। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये प्लस जेड एक्सिस की ओर जाएगा, और इसका जो प्रोजेक्शन होगा नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर आएगा। ठीक है ना, तो इस वाले में माइनस साइन अपने आप आ जाएगा जब हम लोग एफ का कंपोनेंट लेंगे इसमें। तो ये समझ में आ रहा है ना, इसका नॉर्मल ऊपर की ओर है, मतलब पॉजिटिव जेड की ओर जा रहा है, इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर नीचे की ओर है तो नेगेटिव जेड की ओर जाएगा।
तो P1 वाले में हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। एक एक पॉइंट समझ में आ गया कैसे ये माइनस साइन आया। दो जगह इनको क्यों लिखा हमने, क्योंकि पहले हमने एक सरफेस पे निकाला फिर दोनों पे, दोनों को ऐड क्यों किया जा रहा है, ऐड ही किया जा रहा है, बट माइनस साइन आ रहा है बिकॉज नॉर्मल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऐड किया जा रहा है क्योंकि वी नीड टोटल फ्लक्स, और यही हमारे उस डाइवर्जेंस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। किसमें? इसमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, अगेन आई रिपीट, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ गिव्स अस टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। गुड, आगे बढ़ते हैं। तो dx dy तो सेम है, इसमें dx dy सेम है, डबल इंटीग्रल, और यहाँ पे P2 है और यहाँ पे P1 है, ठीक है ना, एक में P2 हो गया एक में P1 हो गया। तो डबल इंटीग्रल को मैंने बाहर ले लिया और इसको लिखते हैं हम लोग P2 माइनस P1 dx dy। इस S1 और S2 क्या, S2 और S1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सिर्फ इतना बता रहा है कि अभी हम लोग पहले वाले ये जो P2 है ऊपर वाले सरफेस से एसोसिएटेड है, एंड P1 इज एसोसिएटेड विद द बॉटम सरफेस, नीचे वाला सरफेस से एसोसिएटेड है। बट इसको कॉमन ले लेने से, बिकॉज हमें इंटीग्रेट किसके साथ करना है, हमें तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में जो वेरिएबल्स यानी कि x और y उनके साथ इंटीग्रेट करना है। तो इस S2 और S1 बस इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि P2 ऊपर वाला सरफेस पे और P1 नीचे वाला सरफेस पे। कॉमन कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वी हैव टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर थिंग विथ x एंड y। तो x और y को हमने बाहर कर लिया। ये क्या दे रहा है हमें, ये डिफरेंस दे रहा है, मतलब P2 इज नथिंग बट z कंपोनेंट ऑफ f, ठीक है। तो ये P2 मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। अगर ऊपर की ओर हम लोग एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो ये ऊपर वाला सरफेस है जिस पे फाइनल वैल्यू मिल रहा है P का, और नीचे वाला सरफेस है जिस पे इनिशियल वैल्यू, तो चेंज इन P आ रहा है ये, दिस इज नथिंग बट चेंज इन P। तो इसको हम लोग और आगे थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल P, कोई दिक्कत नहीं है, dx dy, दिस इज नथिंग बट डेल P, तो dP ही है। तो एक और काम करते हैं छोटा सा इसमें, इसको मैं अगर dz से डिवाइड कर दूं, मतलब डेल जेड से पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ पे तो dz रखेंगे, यहाँ पे पार्शियल नहीं रखते इंटीग्रेशन में, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये आ गया dp ओवर dz dx dy dz, ऐसे आ गया। तो ये कौन सा टर्म था, जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था f का n के साथ, तो लास्ट वाला टर्म, मतलब ये वाला जो टर्म दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो टर्म दिखाई पड़ रहा है, दिस कुड बी रिटन एज दिस पर्टिकुलर थिंग। और जैसे ही ऐसे करेंगे dz लगाएंगे तो हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल ले लेते हैं। डबल इंटीग्रल में था, dz लगाया, ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम लोग ऐसे रखेंगे तो डबल इंटीग्रल में रहेगा, बिकॉज यहाँ पे p के डिफरेंट वैल्यूज़ को हम लोग रख रहे हैं और उसको dp ले रहे हैं। जैसे ये इंटीग्रल था, dz को पहले कैंसिल कर दो, हटाओ, सिर्फ dp को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल है, ये जो सबसे इसके नज़दीक दिखाई पड़ रहा है ऐसा, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल भी डिसअपियर हो जाएगा। तो सिर्फ इतने पोर्शन को यहाँ पे लिखा गया है, तो ये P2 माइनस P1 लिखा गया है, तो इतने पोर्शन को P2 माइनस P1 लिख दिया, इंटीग्रल जो एक था डिसअपियर हो गया, दो इंटीग्रल बचा। तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग ये लिख सकते हैं। ऐसे ही ऐसे और भी टर्म्स थे जब हमने इंटीग्रेट करा था। तो इसको मैं लिखता हूँ, सरफेस P dx dy इज नथिंग बट इसका ट्रिपल इंटीग्रल dz dx dy dz, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया। ऐसे ही और भी टर्म्स थे हमारे पास सरफेस पे। अगर इसको हम लोगों ने अगर प्रोजेक्ट करा होता, इसको zx प्लेन में अगर इसको प्रोजेक्ट करा होता, देन वी गो विथ n एंड dx dy वहाँ भी आता, तो ये हो जाता dn ओवर dy dx dy dz, dx dy dz we can write it as dv। गुड। एंड सिमिलरली अगर इसको हम लोगों ने zy प्लेन में प्रोजेक्ट करा होता, देन वी गो विथ, सॉरी यहाँ पे हो जाता ये, अगर इसको हमने y में प्रोजेक्ट करा है तो यहाँ पे हो जाता z और x हो जाता, x तो रहेगा, x और z हो जाता, और यहाँ पे हो जाता z और y हो जाता, ठीक है। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे हो जाता है dm, ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के बाद dx, और एक dx और इंक्लूड हो जाता, dy था पहले से और dz भी पहले से था, ऐसे, ठीक। तो जो सरफेस इंटीग्रल हम लेना था, f डॉट n डी सिग्मा वाज नथिंग बट इन तीनों का सम, यही तो था, p dx dy,
इसको हमने एन के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लिया था, तो पी डी एक्स डी वाई इसको लिख सकते हैं प्लस एन और डी एक्स डी वाई लिखेंगे यहाँ पे, या फिर इसको भी हटा दो, इसको सिंपली हम लोगों ने सिग्मा के टर्म में लिखा था, तो इसको लिखेंगे हम लोग। इसको अगर तोड़ते हैं तीनों को तीन पार्ट में तोड़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एक कंपोनेंट आएगा एक्स कंपोनेंट और एन एक्स था डी सिग्मा था, प्लस डबल इंटीग्रल एन वाई डी सिग्मा प्लस डबल इंटीग्रल पी एन जेड डी सिग्मा। और इसी चीज़ को हम लोग, जेड है डी सिग्मा है, यहाँ पे वाई है डी सिग्मा और यहाँ पे एक्स है डी सिग्मा, तो जेड डी सिग्मा को हम लोग लिखते हैं डी एक्स डी वाई, एन डी सिग्मा को लिखते हैं डी एक्स डी जेड और इसको लिखते हैं हम लोग डी वाई डी जेड। तो यहाँ से आगे भी इंटीग्रेट करा जा सकता है, बट हमें यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल में पहुँचना है। ठीक, इसी चीज़ को आगे हम लोग ने ऐसे लिखा इस तरीके से, ये चीज़ है डी वी, दिस इज कॉमन, ठीक ना, तीनों इंटीग्रल में कॉमन है तो उसको हम लोग बाहर कर लेंगे और इन तीनों को एक जगह कर लें, तो दिस इज नथिंग बट ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी पी ओवर डी जेड प्लस डी एन ओवर डी वाई प्लस डी एम ओवर डी एक्स, डी बोलो डेल बोलो नो मैटर, डी वी। ये आ गया जो पिछला हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम था। आई होप दिस इज क्लियर। अगर समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, ठीक है। तो ये अब ये जो बीच वाला चीज़ है, दिस इज नथिंग बट डाइवर्जेंस, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड टेकिंग इट्स वॉल्यूम इंटीग्रल गिव्स अस फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो डाइवर्जेंस का हम लोग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक है। तो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर डाइवर्जेंस। तो ये वेक्टर कैलकुलस में जो भी थ्योरम्स हमने पढ़े ये सारे हो गए। लेट्स हैव टू प्रॉब्लम्स। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इवेलुएट बोथ साइड, जो डाइवर्जेंस का अभी जो इक्वेशन हमने देखा उसके दोनों साइड्स को LHS एंड RHS बोथ वी हैव टू इवेलुएट डी सिग्मा एंड हियर वी हैव वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस। दोनों को इवेलुएट करना है एंड चेक करना है कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे एक वेक्टर है, एक्सपेंडिंग वेक्टर और वाट एवर यू कैन से, दिस इज अ वेक्टर फील्ड बेसिकली ओवर दिस सरफेस, दिस इज अ क्लोज सरफेस स्फीयर है। फ्लक्स निकालने के लिए सिंपल हम लोग आधे सरफेस के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, तो पहले फ्लक्स निकालते हैं सरफेस के लिए। फ्लक्स के लिए हमें तो वेक्टर फील्ड पता है, वी नीड नॉर्मल इन वेक्टर ऑन दिस सरफेस, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस वाले पार्ट को, इस वाले पोर्शन को, लेट्स टेक इट अ कांस्टेंट, उसको हम लोग एक कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट है मतलब हमारा फंक्शन हो गया एफ एक्स वाई जेड एंड इट इज मेंशनड इम्प्लिसिटली, देन फॉर नॉर्मल इन वेक्टर वी कैन टेक इट्स ग्रेडियंट एंड डिवाइड इट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ग्रेडियंट, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ग्रेडियंट लेंगे, सॉरी ग्रेडियंट लेंगे और ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट लेने के बाद ये क्या आएगा, इसका ग्रेडियंट आएगा 2xi 2yj एंड 2zk, गुड, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका ही मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी देयर एंड दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर, अंदर ही अंदर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी ए एंड 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, देन फाइनली वी गेट, यहाँ पे आया यूनिट वेक्टर n का वैल्यू x ओवर ए आई, y ओवर ए जे, z ओवर ए के एंड टेकिंग इट्स डॉट प्रोडक्ट विथ f के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, x के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज फाइन, x के साथ x को वी लेफ्ट विथ x स्क्वायर ओवर a, y स्क्वायर ओवर a अगेन एंड z स्क्वायर ओवर a सिमिलरली। a को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर ओवर ए गिव्स यू ए, तो दिस टर्म इज नथिंग बट ए, तो इंटीग्रेट करना ओवर द इंटायर सरफेस, ए है कांस्टेंट है, यहाँ तो ए आ गया कांस्टेंट आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज हम लोग उसको दो पार्ट में, स्फीयर है ना, तो फर्स्ट अपर हाफ और देन लोअर हाफ के लिए इंटीग्रेट करके भी सॉल्व कर सकते थे, कोई नहीं। ए है यहाँ कांस्टेंट है एंड डी सिग्मा, तो डी सिग्मा के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको इरेज करता हूँ मैं, ठीक है। डी सिग्मा उसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ले सकते हैं, फिर डी सिग्मा के लिए तो इंटीग्रल में तो एफ डॉट एन जो आया था हमारा ए आया था, ठीक है, और डी सिग्मा लेना था, तो डी सिग्मा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का सरफेस इंटीग्रल हम लोग ले रहे हैं, तो कांस्टेंट को तो पहले बाहर कर दो और सिंपली डी सिग्मा आ रहा है, और डी सिग्मा का सरफेस इंटीग्रल दिस इज नथिंग बट सरफेस एरिया, दिस नथिंग बट सरफेस एरिया। तो यहाँ पे इसके कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे कांस्टेंट जो आया ए की जगह कुछ और फंक्शन बच गया होता ना, अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता, और इसके स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ और होता, जैसे एक्स स्क्वायर होता, एक्स होता और जेड होता, या फिर सब में स्क्वायर होता, तो पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ बचता फिर, ठीक है। तो कोई फंक्शन बच जाता, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच जाता, एंड देन डी सिग्मा का यहाँ टेंशन होता, तो फिर इसको पैरामीटराइज करते, मतलब डी सिग्मा को कन्वर्ट करते, तो एक्स वाई जेड को कन्वर्ट कर लेते किसी फॉर्म में, ठीक है, एंड देन वी सॉल्व इट। तो यहाँ पे कांस्टेंट था, तो बाई बेसिक डेफिनेशन ये सरफेस इंटीग्रल ही है, तो सरफेस एरिया देगा हमें, और स्फीयर का सरफेस एरिया 4πa² होता है, ठीक है। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर विल बी 4πa³। ओके, तो ऐसे करेंगे। दूसरा काम, ये तो लेफ्ट साइड को हमने इवेलुएट करा। नाउ टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस इसका लेना है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं, डाइवर्जेंस लेना है तो डाइवर्जेंस में एक्स को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, दिस विल बी 3, ठीक है। एंड देन व्हाट वी नीड टू डू इज 3 का वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है हमें, तो 3 को बाहर कर लिया, एंड वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक ना, तीनों का मतलब 3 का वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है। तो 3 का वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के लिए, तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है हमें, तो दिस इज नथिंग बट डीवी। तो अब यहाँ भी सिंपल दिखाई पड़ रहा है, पिछले वाले में जो ये वाला टर्म था उसका सरफेस इंटीग्रल लेना था, सरफेस एरिया लिख दिया था, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, तो दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे कुछ फंक्शन आ जाता, अगेन मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाता ना, और तब उसका ट्रिपल इंटीग्रल लेना होता, देन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता, और वो हमने पीछे देखा है कैसे लेते हैं। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो तो एक एक करके ले सकते हैं, अगर एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो और एक एक करके ले सकते हैं, या फिर उसको पैरामीटाइज कर देंगे अलग दूसरे फंक्शन में। फिलहाल जो क्वेश्चन दे रहा है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये वॉल्यूम की जगह हो जाएगा 4/3πr³ r³ मतलब a³, गुड, एंड डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट इसका भी क्या आ रहा है 4πa³। पिछले वाले में भी वही आया था, तो दोनों साइड सेम आ रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, ये कोई वेक्टर फील्ड है, और इससे फ्लक्स हमें पता करना आउटवर्ड द सरफेस। अच्छा, क्यूब है, स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन भी देखा था ऐसे क्यूब का, ठीक है। तो इस क्यूब के लिए इक्वेशन हम लोग लेंगे क्या, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, क्यूबिकल एक्सपेंशन हो रहा है अगर, तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब ये क्यूब का बाउंड्री फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट बाउंड्री, चारों तरफ एक्सपेंड करते जा रहा है, बट क्यूबिकल शेप में, जैसे कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड, इट इज़ एक्सपेंडिंग बट इन क्यूबिकल शेप। क्यूबिकल शेप में कैसे, मतलब इसको जैसे ही कांस्टेंट करेंगे तो ये क्यूब देगा, 4 करा 6 करा 8 करा तो क्यूब देगा, दैट मीन्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ऐसा एक्सपेंड कर रहा है ये। और यहाँ बोल दिया है कि यहाँ पे लिमिट दे दिया एक्स वाई जेड का, तीनों का, तो 1 तक है वो, ठीक ना, तीनों का लिमिट दे दिया। तो सीधा वॉल्यूम इंटीग्रल से ले लेते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छा होगा। सरफेस इंटीग्रल भी हमने पीछे निकाला था, तो थोड़ा सा लंबा था, याद होगा आपको, ठीक ना, क्यूब का सरफेस इंटीग्रल हमने निकाला था, सरफेस से फ्लक्स। तो डाइवर्जेंस इसका पहले ले लो, डॉट एफ। तो डाइवर्जेंस फर्स्ट वाले को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई आएगा, इसको वाई के साथ जेड आएगा, लास्ट वाले में एक्स मिलेगा हमें, ठीक है। दिस इज डाइवर्जेंस। एंड अब क्या करना है, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, तो वही बताया था मैंने, वाई जेड एक्स, एंड इसका वॉल्यूम इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड, एक एक करके सबके साथ लेंगे, 0 से 1 तक सबका लिमिट है 0 से 1 तक। तो पहले x के साथ सबको कर लेंगे, तो x के साथ जब करेंगे तो y और z को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो y प्लस जेड को अलग कर लो, और dx y प्लस जेड से मल्टीप्लाई होगा dx, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा वो 1 माइनस 0, एंड प्लस x का x के साथ, तो x²/2 आएगा, वो आएगा x²/2, और फिर x² की जगह 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 0, तो ये आएगा। एंड देन इसको अगेन इंटीग्रेट करना है हमें, तो ये y प्लस जेड ही है और 1/2 है, डी वाई डी जेड के साथ इंटीग्रेट करना है, अब डबल इंटीग्रल बचा। तो y प्लस जेड को मैंने, मतलब ये जो चीज़ लिखा हुआ है अब ये ऐसे आ गया, y प्लस जेड प्लस 1/2 need to integrate with respect to y and z, we have double integral left,
तो y के साथ y और z का तो कांस्टेंट रह जाएगा, तो y स्क्वायर ओवर 2 आएगा अगेन यहाँ पे, y स्क्वायर ओवर 2 प्लस जेड वाई बचेगा और प्लस 1/2 वाई बचेगा। और इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग dz के साथ। अब इसमें लिमिट लेना बाकी है 0 से 1 तक, 1 रखेंगे 1/2 होगा, 0 पे 0 हो जाएगा। ये ऑल्सो वे जेड लेफ्ट एंड 1/2, तो 1/2 1 हो जाएगा, 1 प्लस जेड विल बी देयर, 1 प्लस जेड नीड टू इंटीग्रेट विथ जेड 0 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे जेड आ जाएगा dz के साथ, और यहाँ पे जेड स्क्वायर ओवर 2, जेड स्क्वायर ओवर 2 अगेन वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to 1, 1 पे 1 और 1/2 लेफ्ट विथ 3/2। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा फ्लक्स का, ठीक है। ओके।